गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष एक कविता लेकर आए हैं कक्षा 9 से। लास्ट वाली कविता है हमारी काव्यखंड के अंतर्गत, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में राजेश जोशी जी ने, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध यहाँ पर आधुनिक युग के कह सकते हैं कवि हैं, और यहाँ पर राजेश जोशी जी ने कविता लिखी है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं हम कविता के बारे में। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का नाम है राजेश जोशी। 1946 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भाषा शैली है हमारी हिंदी भाषा, यानी हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी कविता लिखी है। जन सामान्य कुछ उर्दू के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने आधुनिक युग में उन बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया है जो बच्चे इस युग में अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या करते हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर राजेश जोशी जी ने कहा है कि आधुनिक युग में बच्चे क्या हैं, पढ़ने के टाइम में, पढ़ने के समय में वो काम करते हैं, खेलने कूदने के समय में वो अपना काम करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। यानी कहने का अभिप्राय है आधुनिक युग में बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालन करने के लिए, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं। सारी सुविधाओं से वंचित हैं, खेलने कूदने पढ़ने से। ये चीज़ें उनके लिए एक तरह से व्यर्थ मालूम उनको प्रतीत होती है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि किस तरह से हम अपना पेट भर सके, अपने भाई बहनों का पालन पोषण कर सकें। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारी कविता का विषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित कविता है, देख लीजिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। काव्यांश लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत कक्षा 9 से राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से अवतरित की गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है और आम जन को, यानी न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि जितने भी व्यक्ति हैं उसके समक्ष या कविता को पढ़ने वाले सबको संबोधित करता है और कहता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक दिन राजेश जोशी जी किसी कारणवश सुबह जल्दी उठकर किसी कार्य के लिए या कुछ सामान लेने के लिए कोहरे से ढकी सर्द रात्रि का यहाँ पर वर्णन किया है, शरद ऋतु का वर्णन किया है। सुबह क्या है, वो कोहरे से ढकी, धुंध से ढकी हुई सड़क पर किसी कारणवश से जा रहे थे। तो अचानक चलते चलते उनकी नजर छोटे छोटे 4-5 बच्चों पर पड़ी। तो 4-5 बच्चों को देखकर उनके मन में कौतूहल, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या कारण है जो बच्चे इतनी सुबह सुबह जल्दी उठकर काम पर जा रहे हैं। तो एक छोटी सी घटना को लेकर उन्होंने कविता लिखी है और कहा है, कोहरे से एक दिन अचानक से मैंने देखा कि 4-5 बच्चे धुंध में, सर्द की सुबह थी, सूर्य निकला भी नहीं था पूर्ण रूप से, और सर्द ऋतु में ठिठुरते हुए बच्चे धुंध से ढकी हुई सड़क पर काम करने के लिए जा रहे थे। आगे बताता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिख पाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। अब यहाँ पर कवि कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने देखा कि 4-5 बच्चे हैं, वो अपना परिवार का, अपने भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए, काम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि को तो कविता लिखने का एक प्रसंग मिल गया। तो कवि कहता है कि यह एक साधारण सी बात नहीं है। इस छोटे से प्रसंग का इतना विवरण नहीं लिखा जाना चाहिए, इतना विस्तृत ब्यौरा नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक क्वेश्चन मार्क की तरह, एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह क्या है, इस कविता को सबके सामने
खड़ा कर देना चाहिए, यानी सब सोचने पर मजबूर हो जाएं। एक न सिर्फ पढ़ने के लिए ये कविता लिखी गई है, बल्कि लोगों की जो एक तरह से सोच है उनको बदलने के लिए प्रश्नात्मक शैली में यह क्वेश्चंस लिखा जाना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण बच्चे क्या है वो काम करने के लिए जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह ले, न सिर्फ इसका विवरण लिखा जाना चाहिए बल्कि यह सबसे भयानक सबसे डरावना प्रश्न है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे एक सवाल की तरह, बल्कि लोगों से एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके लिए बच्चे काम करने के लिए सुबह सुबह ठंड में ठिठुरते हुए जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। और फिर कहता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मजबूर होकर सुबह सुबह यह बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे लिखता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा ली हैं सारी रंग बिरंगी किताबें, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप ने ढक लिए हैं सारे मदरसों को। यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में खुद से प्रश्न पूछता है कवि और लोगों से भी सोचने पर मजबूर करता है, व्यक्तियों को भी, और क्या कहता है कि क्या सारी इस धरती पर उलट पुलट इतनी तबाही हो चुकी है कि खेलने के लिए जो गेंदें हैं वो सारी गेंद क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं। यानी कहने का अभिप्राय, इतना परिवर्तन हो चुका है समाज में, इतना परिवर्तन हो चुका है देश में या पृथ्वी पर, इतना परिवर्तन हो चुका है कि बच्चे क्या है वो गेंद से खेलते हैं लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं है। क्या कारण है, क्या सारी गेंद अंतरिक्ष में चली गई है। और नेक्स्ट अगले वाली लाइन में, अगले वाली पंक्ति में बताया है कि जो जितनी भी रंग बिरंगी पुस्तकें थी वो सारी दीमकों ने खा ली हैं। यानी कहने का अभिप्राय है जो रंग बिरंगी चित्रों से भरी हुई पुस्तकें हैं, पढ़ने के समय बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या पढ़ने वाली पुस्तकें सारी दीमकों ने चट कर दी हैं, सारी समाप्त हो चुकी हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। खेलने के समय में यहाँ पर बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, खेलने की अवस्था में बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या कारण है। क्या सारे जो खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। काले पहाड़ मतलब आधुनिक युग में मनुष्य प्रगति कर रहा है, ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कर रहा है, क्या इन इमारतों के नीचे दब गई है सारी पुस्तकें, सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसे। मदरसे होता है स्कूल, उर्दू भाषा के शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जैसे विद्यालय होता है। तो यहाँ पर बताया है कि क्या किसी भूकंप, इतना परिवर्तन आ चुका है कि किसी भूकंप के कारण जितने भी स्कूल हैं वो सारे ढह चुके हैं, सारे ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कवि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है और क्या कहता है कि खेलने की उम्र में सारी गेंद अंतरिक्ष में चली गई हैं। आगे बताया है रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तकें जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्या उन पुस्तकों को यहाँ पर दीमकों ने खा लिया है। और रंग बिरंगे खिलौने हैं वो इमारतों के नीचे या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर रह गई हैं। क्या सारे मदरसों को भूकंप ने ध्वस्त कर दिया। नहीं, ऐसा क्या परिवर्तन हो चुका है कि जिसके कारण बच्चे इन सुख सुविधाओं से वंचित हैं। आगे बताया है क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। एकाएक होता है अचानक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह भयानक है कि सारी चीजें हस्ब मालूम है। हस्ब मालूम उर्दू भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, और यहाँ पर हस्ब मालूम का मीनिंग होता है ज्यों कहते हो, एज इट इज, सब कुछ एक समान। यहाँ पर कवि कह रहा है कि सारे खेलने के मैदान जहाँ पर बच्चे किलकारियां मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, क्या घरों के आंगन इन बच्चों के खेलने कूदने, इनकी किलकारियों से वंचित क्यों हो गए हैं, खत्म हो गए हैं अचानक से। क्या घर के आंगन खत्म हो गए अचानक से।
आगे बताया है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबके सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में न जाने ऐसी कितनी सड़कें हैं जिस पर न जाने कितनी संख्या में बच्चे ठंड में, गर्मी में, सर्दी गर्मी में तपते हुए, ठंड से ठिठुरते हुए काम करने के लिए प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन काम करने के लिए चले जाते हैं। बच्चे वो कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर चित्रित किया है कि छोटे छोटे 10, 11, 12 साल के जो बच्चे हैं, 8, 9 साल के बच्चे हैं, वो काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कवि ने प्रश्नात्मक शैली में सबको संबोधित किया है और कहा है कि ऐसा क्या कारण है कि हम इतनी आधुनिक सभ्यता में शामिल हो चुके हैं, यानी कहने का अभिप्राय इतनी प्रगति हमने कर ली है, फिर भी ऐसा क्या कारण है जिसके कारण बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। सबको सोचने के लिए मजबूर करता है कवि। यहाँ पर भारतीय समाज में या संविधान के अनुसार जो संविधान 24 के अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे कभी भी कार्य नहीं कर सकते, न किसी फैक्ट्री में, न किसी कारखाने में, न किसी ढाबों पर, न किसी होटल में। यह कानूनी रूप से निषेध है। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण बच्चे काम करने के लिए प्रतिदिन अपने घरों से निकल पड़ते हैं, चाहे न गर्मी देखते हैं न सर्दी देखते हैं। यहाँ पर कवि ने एक भयानक विवरण की तरह इसे नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में इसे लोगों के सामने आधुनिक समाज में रखा जाना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है जिसके लिए बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों का काम पर जाना, आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित रहना सबसे इस देश के लिए सबसे भयानक बात है। वो बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है, राष्ट्र निर्माण में वो सहायक होते। तो पढ़ने, खेलने, कूदने की उम्र में जब उनकी भविष्य की नींव रखी जा रही है और कल वो देश की आगे ले जाने में भागीदार होंगे, लेकिन इस अवस्था में यानी बचपन में ही, खेलने कूदने की उम्र में ही वो काम करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे बच्चे राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने प्रश्नात्मक शैली में यह कविता सबके समक्ष प्रस्तुत की है और सोचने के लिए सबको मजबूर किया है। तो ये कविता हमने आपके सामने व्यक्त की है बहुत ही सरल और बहुत ही इजी मेथड से। यहाँ पर बताया गया है, राजेश जोशी जी ने इस कविता में विशेष हो सकता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रश्नात्मक शैली में, संबोधन शैली में यह कविता लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि जो संदेश देना चाहता है वह संदेश एक तरह से सबके सामने व्यक्त हो चुका है, सब सोचने के लिए। यह कविता न सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई है, बल्कि जो मनुष्य है, शिक्षित व्यक्ति है, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आधुनिक युग में भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी वे इनसे वंचित हैं। तो ये सबसे भयानक है इस देश के बच्चों के लिए, इस देश के लिए सबसे भयानक बात की तरह यहाँ पर, सबसे भयानक विवरण की तरह यहाँ पर कही गई है। तो ये कविता थी हमारी काव्य खंड की आखिरी कविता थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ये इसी बुक से जो स्टेज भाग 1 में से पहले वाला फर्स्ट वाला लेसन है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।